हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी बढ़िया पीछे चल रही होगी। तो कक्षा 10 हिंदी विषय के मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर और मॉडल पेपर नंबर 1 की चर्चा कर ली थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपकी राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी विषय के एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी हम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कई सारे प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, ये आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, यह आप पढ़ लेना। सबसे पहले बढ़ते हैं खंड ए की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके सामने एक अपठित गद्यांश है जो आपकी किताब से बाहर का है, उसको पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। यहां से लेकर यहां तक पूरा एक निबंध दिया गया है। निबंध है, लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा। समुद्र तट के निकट होने के और टेम्स नदी में काफी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। यहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तूलों का जंगल मालूम होता है। यहां से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है और वहां से आता भी है। लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुंचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाजों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर ली है कि उससे दुनिया में कोई भी राज्य शक्ति समुद्री युद्ध में टक्कर नहीं ले सकेगी। यही नहीं, बहुत समय से यही बात कही जा रही है कि इंग्लिस्तानी साम्राज्य में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता और यह सब इसी नाविक शक्ति के बल पर संभव किया गया था। तो ये आपके सामने अपठित गद्यांश है। पहला प्रश्न है, टक्कर लेने का अर्थ क्या है? तो इस पद्यांश के अंदर, ठीक है, ये जो आपका पहला गद्यांश है, सॉरी, इसमें टक्कर लेने का जो मतलब है वो लिया गया है मुकाबला करने से। दूसरा है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी अधिक क्यों प्रबल बना ली है? तो इसकी वजह है कि कोई उसके जहाजों का आवागमन न रोक सके। ये इसके पीछे वजह है। अगला है, त्राही त्राही करना का अर्थ क्या है? इसका मतलब है हाहाकार मच जाना। अगला चौथा प्रश्न है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है असंख्य मस्तूलों का होना। इसका मतलब क्या है? असंख्य मस्तूलों का होना। अगला, लंदन बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो ये नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। यहां से लेकर ज्यों निकल कर से लेकर यहां तक, ठीक है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, देव मेरे भाग्य में है क्या बजा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई उस काल का एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। ये पूरा अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ के जवाब देने हैं। बूंद भगवान से किसके विषय में पूछ रही है? तो वो अपने भाग्य के विषय में पूछ रही है। हवा बूंद को उड़ाकर कहां ले गई है? तो हवा है वो बूंद को उड़ाकर समुद्र की ओर ले गई है। अगला, बूंद मोती कैसे बन गई? किसके मुंह में पड़कर? चीप के मुंह में पड़कर। बादलों से निकलकर बूंद क्या सोच रही थी? तो वो सोच रही थी कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली, यानी बादल छोड़कर क्यों निकली हूं। बूंद की आशंका क्या है? वो है कि कभी मैं धूल में मिल जाऊं, कभी मैं अंगारे से जल मरूं, या कभी मैं कमल के ऊपर गिर जाऊं, यानी उपरोक्त सभी। अगला है, हिरोशिमा के अस्पताल में लेखक ने किसे देखा था? तो हिरोशिमा के अस्पताल के अंदर लेखक ने दुर्घटना से आहत लोगों को देखा था। अगला, हिंदुस्तान में कहा की खबर सुर्खियों में दिखती है? कहां की दिखती है? लंदन की। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न संख्या 1, जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में द्रव्य के प्रकारों का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होती है तो वह क्या बन जाती है? तो वह जातिवाचक बन जाती है। जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो फिर वो जातिवाचक बन जाती है।
जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। खाना कमला खाएगी, खाली जगह मिताली उचित अव्यय शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। तो खाना कमला खाएगी अथवा मिताली, तो यहां पर अव्यय शब्द आएगा, वो आएगा आपका अथवा। अगला, खाली जगह उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। तो आचार से पहले अति, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अत्याचार। ये लगने से इसका शब्द है, जो शब्द अर्थ है वो क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है। दोष हर्ता शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो कौन सा है, हर्ता प्रत्यय है। अगला, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग के अंदर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। अगला है समास क्या है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद तथा इस प्रक्रिया को कहते हैं समास। अगला है होश संभालना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब है समझदार होना। अगला, चाहती हुती गुहाती जीती ही ते उत ते धार वही लोकोक्ति का वाक्य उपयोग। तो इसका वाक्य उपयोग है कि बड़ी आशा थी कि रमा परीक्षा की तैयारी में भी मेरी सहायता करेगी, लेकिन वह क्या होगी, बीमार पड़ गई। यह तो वही हुआ, चाहती हुती गुहारी जीत ही ते उत्ते धार वही। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब और कहां हुआ था, तो इनका जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। अगला, नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, तो नेताजी की मूर्ति गांव के इकलौते ड्राइंग अध्यापक थे मोतीलाल जी, उन्होंने बनाई थी। व्यक्ति दुविधा की स्थिति में क्या खो बैठता है, तो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में सही निर्णय लेने का जो विवेक है वो खो बैठता है, उसे नहीं पता चल पाता कि वह क्या करे और क्या न करे। अगला, प्रश्न संख्या 8, गुड़ व चीनी के माध्यम से गोपियां क्या सिद्ध करना चाहती है, तो गुड़ और चीनी के माध्यम से गोपियां कृष्ण और स्वयं के संबंध को स्पष्ट करना चाहती है कि हमारे प्रेम को समाप्त करना क्या है, असंभव है। जिस प्रकार गुड़ और चिट्ठी के बीच का संबंध होता है उसी तरह गोपियां बताना चाहती है कि हमारे और कृष्ण के बीच भी उसी प्रकार का संबंध है और एक कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ऋतुराज की किन्हीं दो रचनाओं के नाम, तो एक है पुल पर पानी और दूसरा है सूरत नीरत। प्रश्न संख्या 10, मानव संस्कृति को किसमें विभाजित करने की चेष्टा की जा रही है, तो मानव संस्कृति को हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में विभाजित करने की चेष्टा की जा रही है। एलिजाबेथ की भारत यात्रा के दौरान सरकारी तंत्र असमंजस में क्यों पड़ गया था, तो सरकारी तंत्र जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक देखकर उसे वापस कैसे लगवाया जाए यह सोचकर असमंजस के अंदर पड़ गए थे। प्रश्न संख्या 12, अज्ञे जी के अनुसार सच्चा लेखन कौन सा होता है, तो जो लेखन आंतरिक दबाव में और मन व्यवस्था को व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है, जिससे अनुभूति प्रत्यक्ष की प्रेरणा संवेदित हो, वही लेखन सच्चा होता है। खंड ब, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो बच्चों के स्वभाव में सरलता और क्या होता है, भोलापन। इसीलिए अपनी मनपसंद चीजें मिल जाने पर वे क्षण भर में ही रोना धोना भूलकर खेलने में मस्त हो जाते हैं। इसी स्वाभाविक प्रकृति के कारण बालक भोलानाथ अपने खेलते कूदते साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उनके साथ खेलने में क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है। अगला, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है, औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ती है, स्त्री पुरुष बच्चे सब कठोर परिश्रम करते हैं फिर भी मस्त रहते हैं। इसी वजह से गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अगला, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के इस कथन में उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा है, तो टुन्नू के विवेक ने उसके किशोर प्रेम को देश प्रेम की ओर मोड़ दिया है। वह दुलारी के घर से अपमानित होकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाले देश प्रेमियों के जुलूस में सम्मिलित हो गया। उसके उस अपराध के लिए पुलिस ने उसे प्रताड़ित किया, जिससे उसकी क्या हो गई, मौत हो गई थी। अगला, उपसर्ग शब्द से क्या तात्पर्य है, विस्तार पूर्वक बताएं।
तो वे शब्द या शब्दांश या जो शब्दांश शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बल शब्द के आगे स लगाया जाए तो बनेगा सबल, और बल शब्द के आगे दूर लगा दिया जाए तो बनेगा दुर्बल। दोनों अर्थ एक दूसरे से क्या है, दोनों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अगला, गोपियां उद्धव को बड़भागा या बड़भागी कहकर किन किन शब्दों में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती है। तो गोपियां उद्धव को बड़भागा कहकर उसे स्नेह रूपी धागे के बंधन से मुक्त रहने वाला कहा है। जैसे पानी में जल के अछूते रहने वाले पत्ते के समान और पानी में रहने वाले तेल के घड़े के समान कहकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी से उसे अत्यंत क्या किया है, अभागा सिद्ध करने की वो कोशिश कर रही है। अगला, गिरिजा कुमार माथुर का जीवन और कर्तृत्व संक्षेप में लिखिए। तो कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में हुई। उसके बाद उन्होंने एमए इंग्लिश में और एलएलबी की पढ़ाई की। शुरू में वकालत करने के बाद उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम भी किया और 1994 के अंदर उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं थी नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्मकेद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो सफल और प्रसिद्ध लोगों का साथ अपनी रचनात्मकता से देते हैं। ऐसे लोग मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़ते, ढांढस बंधाते हैं और उनकी छवि भी निखारते हैं। इन लोगों के योगदान को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला, हालदार साहब बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग्य क्यों नहीं करते। हालदार साहब बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग्य नहीं करते हैं। वे यह सोचकर खुश होते हैं कि चलो इस छोटे से कस्बे में देशभक्ति अभी भी जीवित तो है, कोई तो है जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परवाह है। वे मन ही मन उस चश्मे वाले की देशभक्ति की क्या करते हैं, देशभक्ति को प्रणाम करते हैं। प्रश्न संख्या 12, परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष उन्हें न देने के लिए कहा। तो लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपना फरसा उठाते हुए सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे लोगों, अब मुझे दोष न देना। यह बालक कितने कड़वे वचन बोल रहा है कि इसका वध करना ही पड़ेगा। मैं इसे बच्चा समझकर छोड़ रहा था, परंतु यह मरने योग्य हो चुका है। अगला है प्रश्न संख्या 13, लेखक को कल्पना करते रहने की पुरानी आदत क्यों रही होगी। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। लेखक को कल्पना करते रहने की पुरानी आदत क्यों रही होगी, इसके पीछे वजह क्या है। तो लेखक प्राय कहानियां लिखता था। इसके लिए वह विचार, घटनाओं और पात्रों को कल्पनाओं के ताने बाने में पिरोता रहता था। वह एकांत में चिंतन करते हुए कहानी को उसकी परिणति तक पहुंचाता था। कल्पनाशीलता कहानी रचना का एक मुख्य अंश है, इसलिए कल्पना करते रहना लेखक की आदत हो गई होगी। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य की जो योग्यता उससे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहे या असंस्कृति। इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट करें। तो जब कोई संस्कृत मनुष्य अपनी योग्यता का दुरुपयोग करके आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार करता है, उसे असंस्कृति कहते हैं, क्योंकि संस्कृति श्रेष्ठ, स्थायी और कल्याणकारी होती है और असंस्कृति वैश्विक विनाश का कारण होती है। आगे, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बालाजी का मंदिर कहां स्थित है और इसकी विशेषता क्या है। तो बालाजी का मंदिर काशी में है और यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक सांस्कृतिक, शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है और इस सभा में बिस्मिल्लाह खां अवश्य ही उपस्थित रहते थे। अगला, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय संक्षेप में लिखिए। तो इनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार जिले के बेनीपुर नामक गांव में 1899 में हुआ। बचपन में ही उन्होंने माता पिता का देहांत हो गया। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1968 में उनका क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर तथा जंजीरें और दीवारें, पतितों के देश में, चीता के फूल, नेत्रदान, अम्बपाली नाटक, ये आदि कुछ क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहां से लेकर यहां तक आपके सामने ये पठित गद्यांश दिया गया है। सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है
और इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के की विशेषताओं का प्रकाश डाला गया है। फिर आपको इसकी व्याख्या करनी है। अथवा में एक और पद्यांश दिया गया है, इसका भी आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी है। ठीक है। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। तो ये गद्यांश आपकी आत्मकथा एक कहानी यह भी से लिया गया है। इसके लेखिका मनु भंडारी है। तो इसमें लेखिका ने अपने बहन की शादी और भाइयों के बाहर चले जाने के स्वयं में आए परिवर्तन और पिताजी की सोच का वर्णन किया है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 18 है, इसमें पठित पद्यांश दिया गया है। पायनी नूपुर मंजू बजे कंटी किकिनी के धुनी की मधुराई से लेकर यहां तक, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है। इसके अलावा ये एक और पद्यांश दिया गया है, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन विश्व के निगाद के सकल जन, यहां से लेकर यहां तक, इसकी आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न संख्या 19 है, यह दंतुरित मुस्कान शिशु सौंदर्य के प्रभाव को व्यक्त करती है, सिद्ध कीजिए। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु के सौंदर्य का प्रभावी रूप से क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कवि के अनुसार नन्हा सा प्यारा शिशु जब अपने नए उगे दांतों के साथ मुस्कुराता है तो उसकी मनमोहक छवि से मनुष्य को प्रभावित करने की क्या होती है, असीम शक्ति होती है। बांस और बबूल जैसे कठोर व्यक्ति के दिल भी पिघल जाते हैं और वे भी क्या हो जाते हैं, सरस हो उठते हैं। ऐसा लगता है मानो सुनी झोपड़ियों में कमल खिल उठे हो। बच्चा जब तिरछी नजरों से देखकर पहचान कर मुस्कुराता है तो उसकी भोली मुस्कान से मर्तक सा कवि प्राणवान हो उठता है और शिशु के इस सौंदर्य को उसकी निर्दोष मुस्कान कई गुना अधिक बढ़ा देती है। अथवा में है, उज्जवल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहना चाहता है कि चांदनी रातों में उन्होंने अपनी प्रेयसी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वे सुख के क्षण उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र है और उसके लिए अब अपने अकेलेपन के जीवन को व्यतीत करने का एकमात्र सहारा बनकर रह गए हैं। वही मधुर स्मृतियों ही तो अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है और उन निजी क्षणों का वर्णन वे सबके सामने कैसे कर सकते हैं। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत करके अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। उन आनंद भरे पलों की बातों को वे दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 20, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर आगे अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर देखें कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी हो तो वह व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा और हारेगा भी नहीं। विनम्रता हमें दूसरों का मान सम्मान या आदर सम्मान करना सिखाती है, जिस तरह प्रभु श्री राम जी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर देखें तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली थे, लेकिन विनम्रता का अभाव था। वही राम साहसी और शक्तिशाली होने के साथ साथ विनम्र भी थे, इसीलिए उन्होंने धैर्य के साथ परशुराम जी को अपनी बात समझाई और क्षमा भी मांगी, इसलिए ज्यादा बात नहीं बिगड़ी और परशुराम जी शांत भी हो गए थे। ठीक है। अथवा में दिया हुआ है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। तो कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के क्या थे, विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों को क्या किया है, खंडन किया है। पहला उन्होंने तर्क दिया कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि स्त्रियों का क्या हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का क्या हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। तीसरा, आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया तो मेरे साथ गांधर्व विवाह करके मुकर गए। नीति न्याय सदाचार और धर्म की आप क्या है, प्रत्यक्ष मूर्ति है। इसी तरह अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े महाब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के सक्के छुड़ा दे। गजब, इससे बढ़कर भयंकर बात और क्या हो सकेगी। फिर जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाद चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में अनपढ़ और गवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में ही अखबार लिखता है। तो ऐसे कुछ तर्क देकर उन्होंने स्त्री कुरीतियों का खंडन किया है। प्रश्न संख्या 21, किसी एक विषय पर आपको लगभग 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखना है। मेरे जीवन का लक्ष्य, होली, फिर
उपभोक्तावाद और भारतीय संस्कृति और प्राचीन संस्कृति का अनुपम उपहार, योग। योग के ऊपर आपको निबंध लिखना है। इन चारों में से किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 22, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर का छात्र रमेश मानकर अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। बिल्कुल सरल है, आप सब जानते हैं शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर, फिर दिनांक, विषय, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय जी, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10 का छात्र हूं और कक्षा 6 से इसी विद्यालय में निरंतर पढ़ता हुआ आ रहा हूं। मैंने अपनी सभी कक्षाओं में प्रथम आता रहा हूं। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस वर्ष अकाल के कारण अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ है। हमारे परिवार का जीवन निर्वाह भी अत्यधिक कठिनाई से हो रहा है। परिवार में मेरे 2 बहन भाई और भी हैं, वे भी पढ़ रहे हैं। अपने परिवार की सबसे बड़ी संतान होने के कारण मेरी पढ़ाई भविष्य के लिए आवश्यक है, परंतु मेरे पिताजी पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ है। अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय में पूर्ण शिक्षण मुक्ति से मुक्त प्रदान करें और मैं अपना अध्ययन जारी रख सकूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड परीक्षा में 6 अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। आपकी कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य रमेश। ठीक है। अथवा में आपके छोटे भाई ने बोर्ड की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। उपहार में वह पिताजी से एक मोटरसाइकिल चाहता है। उसे एक पत्र लिखकर समझाया कि वयस्क होने से पहले वाहन चलाना ठीक नहीं है। तो रजनीश पात्रा 21, गली नंबर 1, MI रोड जयपुर, दिनांक और पीरियड कमलेश स्नेह। आजकल तुम बहुत बड़े खुश होंगे। मुझे घर से समाचार मिला कि तुमने इस 10वीं की परीक्षा में 95 अंक प्राप्त किए हैं और पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। पिताजी बता रहे थे कि तुम्हारे लिए नई मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे हैं। तुमने पुरस्कार में मोटरसाइकिल मांगी होगी। मैं चाहता हूं कि तुमने मोटरसाइकिल की जगह और चीज ले लो। मोटरसाइकिल लेने में 2 परेशानियां हैं। पहली तो तुम्हारी उम्र 18 नहीं है और जब भी गाड़ी चलाओगे पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का डर रहेगा। इस चक्कर पर तुम सड़क पर आंख बचाकर निकलोगे। भय और बचाव के कारण तुम्हें अधिक दुख मिलेंगे, सुख कम। दूसरे, अगर तुमने नई मोटरसाइकिल ले ली थी, इस सवारी करने का मन भी करेगा। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर सैर सपाटे में लगेगा। आगे 11-12 की पढ़ाई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर न भटके। इसीलिए मोटरसाइकिल लेने का विचार कुछ समय के लिए टाल कर अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। आगे भी ऐसे ही माता पिता का नाम रोशन करते रहो। आशा है तुम मेरे सुझाव का सम्मान करोगे। तुम्हारा भाई रजनीश। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, बॉल पेन की एक कंपनी सफल नाम से बाजार में आई है। उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो एक सफल पेन, ठीक है। अब आ गया है सफल पेन, जो लिखे वो सफल हो जाए। अब न किसी से मात खाए। शानदार नोक, जानदार लिखावट, बेहतर ग्रिप, 5 रुपए के पेन के साथ एक रिफिल फ्री, कम दाम में बेहतर क्वालिटी का वादा, सभी स्टेशनरी शॉप पर उपलब्ध। ऐसे अगर एक पोस्टर बना सकते हैं। फिर अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए एक विज्ञापन। ठीक है। तो पहरेदार संस्था अजमेर जल का दुरुपयोग न होने में अपना सहयोग प्रदान करे। यह आपने एक चित्र बना दिया। फिर विद्यालय में पहरेदार संस्था की ओर से शीतल पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है। सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया जाता है कि पानी की बर्बादी न करें। ऐसा करने से अन्य छात्रों में पानी मिलने में परेशानी होगी। ठीक है। तो ये दोस्तों था आपके हिंदी विषय का मॉडल पेपर नंबर 2। इसको हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं वो सब आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।